तो स्फेरिकल मिरर, सर वही सर प्लेन। स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर फॉर्म होगा, मान लो ये थिन ग्लास का स्फीयर है। पहले इसमें कुछ कुछ टर्म्स यूज होंगे तो वो देखेंगे। थिन ग्लास का स्फीयर है, थिन ग्लास का स्फीयर है, इसकी थिकनेस जो है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द रेडियस। स्फेरिकल है, और यहाँ से अगर मान लो कोई एक सेक्शन यहाँ से कट करता है, इस साइड से सेक्शन कट करता है, तो अगर इसके आउटर सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं सो दैट कि इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, और यहाँ पे जो है इनर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं सो दैट कि आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन हो। तो इस स्फीयर का अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा तो किस टाइप का मिरर फॉर्म होगा? कॉन्वेक्स टाइप का। आउटर अगर रिफ्लेक्टिंग होगा तो ये मिरर हो जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और अगर इस स्फीयर का इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा तो वो फॉर्म होगा कॉनकेव, कॉनकेव। तो ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की जो सेंटर होगी उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी जो है, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सब डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएंगे, ये सारे जो हैं 10th वाले हो जाएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व का जो है सेंटर आर जो है वो हो जाएगा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। इसके जो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट यहाँ से जो लिया है ये हो जाएगा पोल। पी जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट हो जाएगा पोल। एंड लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये जो पी और सी है ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए। तो ये इसका पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो एरिया होगा, जो लाइट कलेक्टिंग एरिया होगा, उसको हम बोलेंगे वो क्या होता है? अपर्चर। अपर्चर इज द लाइट कलेक्टिंग एरिया, लाइट कलेक्टिंग एरिया या लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, कि जितने पोर्शन पे लाइट इंसिडेंट होगी। तो जैसे मान लो कि अगर यहां से कोई कट करता है, आउटर ही रिफ्लेक्टिंग है, मान लो एक कट यहाँ से है, दूसरा कट अगर मान लो यहाँ से कोई करता है, यहाँ पे अगर कट करता है, तो ये दोनों केसेस में मान लो एक कट है हमारा 1 में और एक कट है 2 में। तो एक केस में मान लो हमने 1 से मिरर फॉर्म किया है, दूसरे में जो है 2 से मिरर फॉर्म किया है। तो दोनों में क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगा दोनों मिरर का? नो सर। दोनों मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा, पोल भी सेम होगा, प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम होगी। डिफरेंट क्या होगा? ओनली अपर्चर। यहाँ पे जो लाइट कलेक्टिंग एरिया किसका अपर्चर स्मॉल होगा? अपर्चर। तो ये जो है अपर्चर ऑफ 2 का। सेकंड वन अपर्चर। हाँ, अपर्चर ऑफ 2 इज स्मॉलर देन अपर्चर ऑफ 1। तो 2 का अपर्चर स्मॉल होगा कि लाइट कलेक्टिंग एरिया जो है वो छोटा हो गया। तो इसमें लाइट कलेक्टिंग एरिया से डिफरेंस क्या होगा कि जैसे मान लो कहीं पे भी इमेज फॉर्म हो रही है, तो मान लो कि हम रेज अगर लेते हैं कि 100 रेज जो है मिलके कहीं पे इमेज फॉर्म कर रहे हैं, और दूसरा मान लो अपर्चर स्मॉल हुआ तो अब रिफ्लेक्टिंग एरिया कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रेज कम हो जाएंगी। तो मान लो 100 नहीं 70 रेज जो है इमेज फॉर्म कर रही है, तो दोनों के इमेज में डिफरेंस ये होगा कि ब्राइटनेस 2 के केस में ज्यादा होगी। जो सेकंड केस होगा, सेकंड केस में ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होकर वो इमेज फॉर्म होगी, तो वो ज्यादा ब्राइटर इमेज होगा, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाइट ज्यादा होगी।
और जो कम रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा उससे थोड़ा सा डिम टाइप का होगा, लेस ब्राइटर होगा एज कम्पेयर टू 1। तो अपर्चर का ये इफेक्ट आएगा। बट अपर्चर बड़ा होने से कुछ प्रॉब्लम भी है, वो अभी समझ में आएगा। अपर्चर बड़ा होने से जो है ब्राइटनेस तो बढ़ जाती है, बट कुछ और भी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम्स आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ। सर आँख खराब हो जाती। आँख खराब हो जाती है। वैसे ही जैसे तुम जब पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें लगता है कि दुनिया का सारा डिस्ट्रैक्शन तभी आ रहा है, वैसे जब मैं यहाँ पे क्लास लेने बैठता हूँ तो सारा फोन मुझे तभी आता है। ना उससे पहले आएगा ना उसके बाद आएगा। तो नहीं, आँख खराब नहीं होगा यार, वो तो आँख तो जितनी जो है लाइट आनी चाहिए उतना ही आएगी। हाँ ठीक है, बढ़ा सकते हैं। तो ये अपर्चर अपर्चर हो गया, ये हो गया बेसिक टर्म्स। अब बेसिक टर्म्स के बाद है हमारा साइन कन्वेंशन इसमें, और ये साइन कन्वेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा, पहला चीज। और दूसरा, साइन कन्वेंशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि तुम्हारा न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे तो। न्यूमेरिकल के केस में बहुत ही आसान चैप्टर है ये, कोई भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर केस के लिए फॉर्मूला है, हर केस के लिए अलग अलग सिचुएशन है, बहुत ही सिस्टमेटिक टाइप का है। लेकिन गलती होती है केवल और केवल साइन कन्वेंशन में। तो साइन कन्वेंशन में कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वैल्यूज को साइन के साथ ही पुट कर लेना है, वो सब आगे देखेंगे, बट साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। तो पहले वो साइन सर कन्वेंशन लिख, हाँ बोलो। सर वो अपर्चर वाला फिर से बोल देंगे सर, अपर्चर में कैसे चेंज आने से क्या होगा? अपर्चर चेंज होने से क्या होगा कि अपर्चर, मान लो अपर्चर है क्या, लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, जितने एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर मान लो हमने छोटा मिरर लिया हुआ है, एक है छोटा मिरर यहाँ से कट किया, सेक्शन 2 जो लिया था यहाँ पे, और एक है सेक्शन 1। तो सेक्शन 2 में जो है वो रिफ्लेक्टिंग एरिया ही कम हो जाएगा। जब रिफ्लेक्टिंग एरिया कम होगा तो लाइट कम रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वो थोड़ा सा लेस ब्राइटर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे कि ब्राइटनेस ऑफ 2 इज लेस देन ब्राइटनेस ऑफ 1। 1 का ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा अपर्चर है, बड़ा है। जैसे मान लो हमने पूरा हेमीस्फीयर ही ले लिया, यहाँ से कट करके किसी ने मिरर बनाया, तो उसका अपर्चर और बढ़ गया। अपर्चर बढ़ गया तो जो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कराएगा तो हमें ज्यादा ब्राइटर इमेज मिलेगा। ठीक है, तो इमेज के ब्राइटनेस के ऊपर इफेक्ट आएगा, लोकेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मिरर हो या मिरर का कोई पार्ट हो, वो इमेज वहीं बनाएगा जहां पे कि पूरा मिरर बनाता। जैसे कि प्लेन के केस में भी हमने देखा है कि कोई बड़ा मिरर होगा, छोटा मिरर होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेम है तो इमेज भी हमेशा वहीं पे होगा। चेंज केवल क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू, देखने दिखेगा कहाँ से, वो एरिया छोटा या बड़ा हो सकता है। अब दूसरा है साइन कन्वेंशन नेक्स्ट। तो साइन कन्वेंशन रिफ्लेक्शन के लिए भी सेम है, लेंस के लिए भी सेम है, हर केस में यही साइन कन्वेंशन फॉलो होता है। अभी हम लोग लिखेंगे मिरर के लिए। जैसे मान लो कि ऐसा है, तो पहला रूल इसमें यह है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। दूसरा है, all distances are measured from pole and principal axis. All distances are measured from pole and principal axis and principal axis. Pole and principal axis से measured होगी. Distances above principal axis, distances above principal axis is positive, and vice versa. Distances below principal axis, distances below principal axis is negative, नेगेटिव। मतलब जैसे मान लो कि ये हमारी रे है, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इसमें लाइट इंसिडेंट लाइट किस साइड से आएगी, पीछे से तो कुछ मतलब नहीं है, इधर ऑब्जेक्ट रख के क्या फायदा।
तो जो भी होगा लाइट तो इसी साइड से आएगी, रिफ्लेक्टिंग साइड से आनी है। तो ये जो है इंसिडेंट रे अगर यहाँ से ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का सेंस है। कहाँ से स्टार्ट होगा? पोल से और प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन इज नेगेटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। अब यहाँ से कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के केस में भी अब किसी को ऐसा रहेगा कि सर ऐसा इधर से ही कोई लेफ्ट से आना कोई जरूरी तो है नहीं, तो राइट में भी अगर हम ले लेते हैं, मान लो मिरर, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि इधर से, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग साइड इधर राइट साइड में है, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो वो तो हमारे डायग्राम बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। डायग्राम बनाने के ऊपर है या क्वेश्चन जो गिवन होगा उसके ऊपर है। और तुम जैसे भी या तो डायग्राम खुद से बनाओ, या फिर क्वेश्चन में गिवन है तो उसके हिसाब से कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है या ऐसे प्लेस्ड है, तो दोनों होगा। अब मान लो कि एक ही क्वेश्चन में वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, मतलब मान लो एक मिरर के बाद दूसरे मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो फिर से साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। एक मिरर के लिए ये साइन कन्वेंशन है। प्रॉब्लम में रे ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, तो साइन कन्वेंशन भी हमारा फिर से चेंज हो जाएगा उस रे के अकॉर्डिंग, उस ऑप्टिकल एलिमेंट पे, उस पर्टिकुलर मिरर पे, लेंस पे, कॉन्केव मिरर पे, प्रिज्म पे, ग्लास स्लैब पे, वो साइन कन्वेंशन यही वाला फॉलो होगा कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके अपोजिट में नेगेटिव, डिस्टेंसेस को मेजर करना है पोल से एंड प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की तरह से एक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पर्टिकुलर वाला वाई एक्सिस की तरह से एक्ट करेगा। पोल जो है वो ओरिजिन की तरह से एक्ट करेगा, पोल ओरिजिन की तरह से एक्ट। तो यही साइन कन्वेंशन हमेशा यूज होगा। तो साइन कन्वेंशन में गलती होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसको ध्यान से पहले साइन कन्वेंशन लिखने के बाद फॉर्मूला कोई भी अप्लाई करना है। तो अब जैसे मान लो कि मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था जिसमें हुआ था, देखेंगे आगे, तो वैसा ही उसको हम सॉल्व करते हैं कि हमें अभी तक पता है कि जो जो भी रेज हैं पैरेलल हैं, F इज इक्वल टू मिरर के लिए R/2 होता है। तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कि फोकल लेंथ, अब फोकस के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही सबको कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज जहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट, फोकस, और वहां से जो पोल की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो अगर ऐसा कोई बोलता है कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर depends on focal length on mirror of mirror depends on angle of incidence, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा कि डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट फोकल लेंथ। अब जो जानते होंगे उनको लग रहा होगा अरे ऐसे तो नहीं होता था यार, F इज इक्वल टू R/2 हम पढ़ते थे, तो वो क्यों पढ़ते थे वो भी समझ में आएगा। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, एक क्वेश्चन ऐसे लेंगे कि एक हम कॉनकेव मिरर को एज्यूम कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर को एज्यूम कर लेते हैं, और कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे एक रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। तो तुम कहोगे कि यार यहाँ पे तो प्लेन वाले पे तो समझ में आता था, क्या ठीक है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी वैलिड है? हमेशा वैलिड है। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? सर्किल का जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है, तो मतलब हम यहाँ से अगर सेंटर लेते हैं तो ये सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेंगे वही हो जाएगी नॉर्मल। तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करिए वो जो है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल होगा। मतलब सारे जो सर्किल के जो रेडियस हैं वो क्या है? उसके नॉर्मल्स हैं। तो यहाँ पे जो एक है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मान लो ऐसा दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन में कि ये 60 डिग्री पे जो रेज है, जरा उसको ट्रैक करके बताओ कि वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। तो मैंने मान लिया कि
ये यहाँ पे ऐसे कट कर रहा है। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई जहाँ पे कट करता है बाय डेफिनेशन उस पॉइंट को हमारा फोकस होता है, बट इसको मैं मान लेता हूँ कि ये पोल पी है और ये क्यू है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो तो लॉ है और वो हमेशा ट्रू है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ ट्रू होगा और ये क्या हो जाएगा, वो 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। और ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी जो है 60 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों अगर 60 डिग्री हैं तो हमारे ज्योमेट्री से, डायग्राम से नहीं, डायग्राम में ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो ज्योमेट्री से ये भी क्या होना चाहिए, ये भी 60 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों 60 डिग्री होने चाहिए तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ मतलब ये जो तीनों साइड हैं ये तीनों साइड इक्वल होने चाहिए। ये तीनों साइड अगर इक्वल है, इसका मतलब अगर ये जो AC जो है ये रेडियस के बराबर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी रेडियस होना चाहिए और ये भी रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो ये जो हम पॉइंट फाइंड करते हैं, ये पॉइंट अगर हम फाइंड करेंगे मान लो x, तो हमारा जो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0 CP माइनस CQ, CP माइनस CQ, और CP इज इक्वल टू रेडियस R माइनस R इज इक्वल टू 0। मतलब इसका पाथ कैसा होगा, ये एग्जैक्टली पोल पे इंसिडेंट हो जाएगी, ये जो रेज है वो पोल पे इंसिडेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा हमारा वो जो पहले वाला था कि जो पैरेलल रेज हमेशा फोकस से पास करती हैं, उसमें कुछ मिस्टेक है। ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे हो जाएगी और फिर ये ऐसे जो है चली जाएगी। सिमेट्रिकल टाइप का है, जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, तो ये ऐसे होके घूम के चली जाएगी। तो ये पोल से पास कर गया, मतलब पैरेलल रेज जो है वो फोकस से तो पास किया नहीं, R/2 से पास किया नहीं। तो ऐसा ये होता है कि जो फोकल पॉइंट होता है वो फोकल पॉइंट डिफाइंड होता है ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज का मतलब क्या है, अब पैरेक्सियल रेज हम देखते हैं क्या होता है कि अब जनरल हम थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी देख लेते हैं, एक बार इसको देख लेंगे फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब वो 60 डिग्री का एक एग्जांपल लिया, अब मैं जनरल मान लेता हूं कि कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है, तो क्या फोकल लेंथ जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंडेंट है या नहीं है। तो यहाँ से वो वही प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल रेज हैं और ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पे है। तो यहाँ से ये नॉर्मल हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए थीटा हुआ, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये हुआ थीटा। ये जो है ये टोटल A है, ये P है, ये Q है और ये जो है C है। तो जो भी ये लेंथ है, ये लेंथ अगर हम मानते हैं कि ये x है, ये लेंथ x है, तो यही क्या है, यही हमारा फोकस है, या इसको हम बोल सकते हैं कि पैरेलल रेज जहाँ पे कट कर रही है उसी को बोलेंगे फोकस। तो ये जो है हमारे f के बराबर है, ये जो है f के बराबर है, f। तो f इज इक्वल टू CP माइनस एक्स। अब यहाँ से ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी क्या होंगे, ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, इसीलिए ये x है तो ये भी x है। अब CA इज इक्वल टू R है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से ये क्या हो जाएगा, x cos थीटा, ये जो है दो ट्रायंगल बन गए, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, तो ये हो जाएगा x cos थीटा, और सेम ये भी हो जाएगा x cos थीटा। तो हम यहाँ से ऐसे लिख पाएंगे कि AC इज इक्वल टू 2x cos थीटा, 2x cos थीटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी AC की वैल्यू R है, तो ये हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा, या AC इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। So what is the CP? What is focal length? F is equal to R minus R by 2 cos theta. R by 2 cos theta. तो ये हो जाएगा R 1 minus 1 by 2 cos theta. ये हो गया। तो क्या फोकल लेंथ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंडेंट है? हाँ, ये डिपेंडेंट है। मतलब डिफरेंट रेज वो एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं करेंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होगा तो एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं करेंगे। जैसे 60 के लिए लिया था, यहाँ पे cos 60 ले लोगे तो जो है फोकल लेंथ है उसकी 0 आ जाएगी। तो अब इसमें जो R/2 वाला है वो किसके लिए है? फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ
इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा तो जो थीटा है वो क्या होगा, थीटा अगर स्मॉल है, थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो वैसे बहुत स्मॉल मतलब 0 से 5 डिग्री 10 डिग्री के रेंज में, 0 से 10 डिग्री के रेंज में हम स्मॉल ले सकते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट 5 डिग्री। तो यहाँ से उस केस में साइन थीटा थीटा हो जाता है और जो कॉस थीटा होता है वो 1 हो जाता है। 1 तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो उनको जो है, तो जो फोकल लेंथ उस केस में आएगी f इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 होगा तो ये 1 माइनस 1/2, ये आएगा r/2। तो ये सिर्फ उन्हीं रेज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है, और उन रेज को हम बोलते हैं पैराक्सियल रेज, मतलब rays which are closer to principal axis, paraxial rays. These are the rays for which angle of incidence is small. अब यहाँ पे देखोगे कि जैसे जैसे रेज जो है प्रिंसिपल एक मिनट जैसे जैसे रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज आएंगी वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है स्मॉल होता जाएगा। ऐसे मान लो ये देख लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो कई सारी कई सारी पैरेलल पूरी बीम एक हमने कंसीडर किया है, ये बीम यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, सबके लिए तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करोगे तो सबके लिए अलग अलग है। देखो यहाँ से तुमने ये ज्वाइन किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका है, फिर धीरे 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 क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज होता जा रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग आ रही है वो क्या हो रहा है, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, उसके लिए 0 डिग्री है, मतलब वो कौन सा है, नॉर्मल इंसिडेंस है। तो ऐसे आई इज इक्वल टू 0 डिग्री है और ये आई जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो सिर्फ वही रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हैं उनको हम बोलते हैं पैराक्सियल रेस, पैराक्सियल रेस जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 से ज्यादा हो, इक्वल भी हो सकता है, या और 10 डिग्री बहुत एग्जैक्ट कुछ नहीं है बट फिर भी ठीक है 10 डिग्री तक। उसके बियॉन्ड जो भी रेज होती हैं उनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेस, उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज, रेज जो कि मार्जिन पे लोकेटेड है। तो ये मार्जिनल रेज जो है वो फोकस नहीं करते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, तो ये सारे जो है ये कहीं पे यहाँ पे फोकस करेंगे, तो ये हो जाएगा पैराक्सियल रेज। और मार्जिनल के लिए अगर देखोगे तो मार्जिनल जैसे 60 डिग्री वाले का याद करो, वो तो यहाँ चला आया था, फिर धीरे धीरे जब एंगल डिक्रीज होता जाएगा तो इधर कहीं पे वो फोकस करेंगे, इधर इधर यहाँ से यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ फॉर मार्जिनल रेज और ये है फोकल लेंथ फॉर पैराक्सियल रेज, और ये दोनों डिफरेंट होते हैं। और मिरर के इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन, मतलब अगर मुझे सिंगल फोकस चाहिए, ऐसे तो फिर कोई इमेज ही नहीं बनेगा, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज ही नहीं होगा। तो अगर मुझे एक कन्वर्जेंस पॉइंट पे चाहिए तो क्या करना होगा कि हम क्या करते हैं कि उस केस में एक स्टॉपर लगा देते हैं, जैसे कि मार्जिनल रेस को रोक देते हैं, मार्जिनल रेस को रोक देते हैं। या क्या होगा, दूसरा सोल्यूशन होता है कि इसके अपर्चर को छोटा कर देते हैं, जो बताया था तुम्हें कि बड़े अपर्चर का कुछ प्रॉब्लम होता है, बड़े अपर्चर से इमेज की ब्राइटनेस तो मान लो इंक्रीज हो सकती है ज्यादा रेस, लेकिन वो ब्राइटनेस जो है वो देखो डिफ्यूज हो जाएगी, ये सारे एक ही पॉइंट पे नहीं आएंगे, कुछ रेज यहाँ फोकस करेंगे, कुछ रेज यहाँ फोकस करेंगे, कुछ रेज यहाँ फोकस करेंगे, तो पूरा ऐसे ब्राइट टाइप का पूरा एक्सिस पे ही हमें दिखेगा, कोई शार्प फोकस मिलेगा तो नहीं। क्लैरिटी नहीं होगा। हाँ तो सर इसके ब्लर हो जाएगा क्या? ब्लर नहीं होगा, ब्लर नहीं होगा, इमेज फॉर्म होगा बट एकदम शार्प इमेज कुछ फॉर्म नहीं होगा, कहीं पे एक इमेज इमेज में जैसे ब्राइटनेस पर ब्राइट स्पॉट ऐसे दिखेगा। तो इसलिए क्या है कि हम जनरली जो भी केस यूज करते हैं उसमें स्मॉल अपर्चर यूज करते हैं। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन, डिफेक्ट ड्यू टू शेप, कि स्फीयर की ये प्रॉब्लम है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं जो कार के हेडलाइट वगैरह में होता है, तो पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। ठीक है, बताओ भाई क्या पूछ रहे हो। बोलो क्या पूछ रहे थे, नितिन पूछ रहे थे। हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो मतलब आप जो अगर हम कोई मतलब पार्टिकल को प्रिंसिपल एक्सिस के सर मतलब एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, हम्म मतलब कोई सोर्स ऑफ लाइट को, हम्म तो फिर सर वो तो फोकस देगा ना, मतलब एक परफेक्ट वाला।
क्या क्या बोलो, किसी पार्टिकल को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखेंगे, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पार्टिकल तो मतलब हमें, कोई लाइट का सोर्स। हाँ लाइट का सोर्स वही बोला। अब लाइट का सोर्स है तो वहां पे तो सारे रेज मान लो सेंटर पे ही रखेंगे तो वो तो बहुत स्पेसिफिक केस हो जाएगा, वो तो पैरेलल रेज नहीं है ना। वहां से अगर लाइट से तो वो रेडियली लाइट देगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस करेगा और आके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा मैं उल्टा केस बोल, हाँ सर। हाँ, तो वो जो भी सेंटर से तो जो भी रेज जाएंगे वो नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा। तो इसलिए मतलब वो सब वो रे सब रेडियस के ऐसे जाएंगे वो। हाँ, वो नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो उनके लिए तो आई जीरो ही होगा, तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, सेंटर पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो हम जो 10th में जो पढ़ते थे वो उसमें क्या अलग था सर? तो अलग उसमें यही है कि मतलब, जो भी बाय डिफॉल्ट हम जो भी फॉर्मूला डेराइव करेंगे, इसके बाद तुम्हें ये समझना है कि जो भी फॉर्मूला इसका डेरिवेशन है, वो सारा फॉर्मूला चाहे वो लेंस में हो या पूरे ऑप्टिक्स में जो भी फॉर्मूला है, दैट इज ओनली वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज ही हम लेते हैं, स्मॉल एंगल लेते हैं, क्या अदरवाइज वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो उस केस में स्मॉल क्या करना होगा, आर्मेचर। उस केस में हमें सिर्फ जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसके थ्रू ही हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके थ्रू ही इसको। सर हाँ बोलो। सर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का क्या सिर्फ पैरेक्सियल रेज होता है, मार्जिनल रेज नहीं होता? नहीं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की बात नहीं हो रही। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा तो उसमें तो सारी रेज सेंटर पे है ना, ये सेंटर वाली नहीं बात हो रही है। यहाँ रेज अगर पैरेलल आ रही हैं, सोर्स कहीं इधर है, तब समझ रहे हो कि सारे जो रेज पैरेलल आ रही हैं वो फोकस नहीं हो रही हैं, तुम तो पॉइंट सोर्स का मतलब वो केस ही अलग हो गया ना। सर मतलब लाइट का जो रेयर है वो सिर्फ पॉइंट सोर्स होगा, जैसे मतलब इसमें क्या सर, ज्यादा है वो लाइट का सोर्स, तो इसलिए मार्जिनल रेज ज्यादा है, पैरेक्सियल रेज ज्यादा है। अगर हम पूरे ऐसे पतला लेके आएंगे तो सर वो हाँ, अगर अगर पॉइंट सोर्स की बात होगी तो वो तो केस ही अलग है ना, वो तो हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। पॉइंट सोर्स तो फिर अलग हो जाएगा वो, कि यहाँ से ये मिरर है, अगर यहाँ पॉइंट सोर्स है तो क्या होगा, तो यहाँ से जो भी रेज जाएंगी वो तो परपेंडिकुलर ही होंगी इस पे। परपेंडिकुलर होगी तो वो वहीं से रिटर्न होके सब सब आए। पैरेलल। तो यहाँ तो हाँ सर। फोकस का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, फोकस तो पैरेलल रेज से रिलेटेड है। हाँ, तो मतलब अब तक टेंशन लोग जितने पड़े सिर्फ पैरेक्सियल रेज ही आ रहे थे इसमें, हाँ, मतलब इस मार्जिनल रेज कुछ नहीं आ रहे थे। नहीं, वहाँ मार्जिनल रेज हम लेते ही नहीं थे। मतलब हमें पता होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि एक्चुअल में जैसे ये नहीं है कि अब यहाँ पे तुम 60 डिग्री अगर देखोगे तो तुरंत बता दोगे कि R/2 पे फोकस होगा। कि अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो तुम्हारे जो दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई 60 डिग्री एंगल है, 0.5 डिग्री नहीं है, लार्ज एंगल है, तो लार्ज एंगल के लिए नहीं वो फोकस पे कन्वर्ज करेगा, वो कहीं पे कन्वर्ज करेगा, वो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ज्योमेट्री से फाइंड करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, मतलब तुम्हें लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट करा के ज्योमेट्री अप्लाई करके सॉल्व करना है। सिर्फ पैरेलल रेज दिया हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उस केस में हमारा F/2 होगा, R/2 होगा फोकल लेंथ। तो इसके बाद मतलब ये चीज क्लियर रहे कि अगर पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन कहीं पे वायलेट होता है, कहीं पे फेल होता है, तो उसमें हमें ज्योमेट्री से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से जाना पड़ेगा। बट अगर पैरेक्सियल है तो जो जितने फॉर्मूले हम यूज करेंगे वो सारे फॉर्मूले पैरेक्सियल रेज के लिए हैं। तो कहो कैसे पता चलेगा कि पैरेक्सियल यूज करना है, ये यूज करना है। अगर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया होगा तो करेंगे, नहीं दिया हुआ है कुछ, सिर्फ पैरेलल रेज दिया हुआ है, तो उसमें हम पैरेक्सियल ही लेंगे। बाय डिफॉल्ट पैरेक्सियल लेना है। स्पेशल केसेस में किसी किसी एग्जाम में कभी कभार ऐसा पूछा जा सकता है इस पॉइंट को, अदरवाइज सारा पैरेक्सियल से ही होगा। ठीक है, समझे? तो ये बात समझ में आ गई कि फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया। जी सर। यस। और यहाँ से जो है फोकल लेंथ आ गई, F = R 1 - 1/2 cos थीटा, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो F = R/2 वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। और अगर ऐसे भी आता है कि फोकल लेंथ फॉर, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि फोकल लेंथ फॉर पैरेक्सियल रेज इज मोर देन फोकल लेंथ फॉर मार्जिनल रेज। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मार्जिनल और पैरेक्सियल में किसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, तो पैरेक्सियल का फोकल लेंथ बड़ा होता है, मार्जिनल का फोकल लेंथ कम होता है। तो
तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन, एंड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट वी मस्ट यूज द शॉर्ट अपर्चर स्फेरिकल मिरर। अपर्चर छोटा कर लेंगे तो मार्जिनल रेज रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी, वो ऐसी चली जाएंगी। या फिर हम पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। पैराबोलिक मिरर में जो है सिंगल फोकस होता है, ऐसा वहां पे कुछ नहीं होता है। ठीक है। यस यस सर। सर। चलो, तो ये तो हो गया। तो अब हमारा है इसके बाद, तो इसके बाद सारे डेरिवेशंस जितने भी हैं वो सारे पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन को ही होल्ड करते हैं, पैराक्सियल के लिए होल्ड करते हैं। तो अभी हम उसको यूज करके डिराइव करेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला तो मिरर फार्मूला के लिए जैसे मान लेते हैं कोई भी एक केस लेंगे डिराइव करने के लिए, तो मैं आ सकता है कुछ अलग केस भी दे सकता है। जैसे मान लो मैंने कॉनकेव के लिए डिराइव करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि देगा क्वेश्चन की डिराइव मिरर फार्मूला यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर वाला एक बार ट्राई करोगे, जो अप्रोच इसमें यूज होता है कि डिराइव मिरर फार्मूला यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ऐसे कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ होगा। मान लो हम एक कॉनकेव मिरर के लिए यूज करते हैं और किसी एक गिवन पोजीशन के लिए, हर केस में फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। तो ये कॉनकेव मिरर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, यहाँ पे है सी कहीं पे है। सी के बाद यहाँ पे कहीं इमेज ये पोल है इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस तो है ही, यहाँ से ये नॉर्मल हो गया। तो यहाँ से रेज जो है इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो जाएगा। और एक रेज जो है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग आ रही है, ये ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ गई, इसका इमेज यहाँ पे बन गया, यहाँ पे ये इमेज बन गई। तो एक ये रेज है और एक ये रेज है, ये दो रेज हमने लिया, इमेज को लोकेट किया। इमेज लोकेट करने के बाद ये एंगल जो है अल्फा है, ये एंगल जो है वो बीटा है, और ये एंगल जो है वो गामा है। ये तीन है, अल्फा बीटा गामा और थीटा। ये पॉइंट जो है वो उसको Q ले लेते हैं और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ से यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब अगर पैरेक्सियल रेज होंगी तो P और Q बहुत ही क्लोज होंगे। पैरेक्सियल रेज अगर होगी तो ये क्या होगा, Q जो है P के बहुत ही क्लोज होगा। जब P Q के बहुत क्लोज होगा तो P डैश भी P के क्लोज होगा, P डैश भी P के क्लोज होगा। तो हाँ तो यहां से जो डिस्टेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं U। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं U, और इमेज के डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं V। इमेज के डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं V, और ये जो है ये सिंबल यूज करते हैं R। ये सिंबल यूज करते हैं R। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ से देखो डिस्टेंस ये है, तो P और P डैश ऑलमोस्ट सेम है, P और P डैश ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हमारा पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे है। यहाँ पे हम पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन होता क्या है कि अगर थीटा स्मॉल है तो स्मॉल थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये डिस्टेंस, अब इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जो है अच्छे से बना दोगे, डायग्राम के बाद फिर डेरिवेशन में कुछ नहीं है। तो पहला तो ये एंगल्स के बीच में हमें रिलेशन लिखना है। एंगल्स के बीच में अगर रिलेशन लिखना है तो यहाँ से हम देखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल O है, ये OQC, OQC ये जो है OQC में ये जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो एक्सटीरियर के बराबर होगा। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि दिस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल बीटा। तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। और फिर ट्राइंगल CQI में,
ट्रायंगल सी क्यू आई में अगर देखेंगे तो बीटा प्लस थीटा, देखो डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट करोगे, बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। फ्रॉम 1 टू, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 थीटा को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये तो थीटा को अगर एलिमिनेट करो तो यहाँ से पुट कर सकते हो बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा, बीटा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। अब एंगल बहुत ही स्मॉल है, एज थीटा इज स्मॉल, सो अल्फा बीटा गामा थीटा आर स्मॉल, ये सारे बहुत ही छोटे हैं। जब बहुत ही छोटे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस tan अल्फा